गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और हमारी जो है 6 क्लास की एनसीईआरटी चल रही थी हिस्ट्री की, और उसमें हमने 12 टॉपिक को कवर करना है। ठीक है। इमारतें, चित्र तथा किताबें, नए साम्राज्य और राज्य, व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। और आज हम जो है प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो हम 20 क्वेश्चन 50 तक अपना हो गया था, 51 से स्टार्ट करेंगे 70 तक। ठीक है। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर, और टॉपिक रहेगा अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है। तो इन 2 टॉपिक से होंगे, कुछ एक आधा टॉपिक इस प्रश्न का बचा होगा, इस टॉपिक के कुछ प्रश्न बचे होंगे। तो 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे, और यहाँ तक हमको जाना है। तो देखा जाए तो आज ये 5वां चैप्टर अपना टॉपिक खत्म हो जाएगा, और इसमें 70 सवाल बन गए। और नंबरिंग में 70 है। जब आप उसको देखोगे स्टेटमेंट वाइज तो कम से कम 150 सवालों से ऊपर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। और इसमें भी नंबरिंग 20 सवालों की है आज, लेकिन कम से कम 55-60 प्रश्नों को जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन सभी टेस्ट की आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो यूपीपीसीएस की। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो एक से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 50 तक कर लिए हैं, 51 से 70 देखेंगे इस वाले टेस्ट में। पहला प्रश्न है, प्राचीन नगरों में श्रेणियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। श्रेणियों के बारे में पहला स्टेटमेंट है, प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी के संघ को श्रेणी कहते थे। ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग अपने पैसे जमा रखते थे। अच्छा, संयुक्त थी या अलग अलग थी? मतलब शिल्पकारों का अलग संगठन, व्यापारियों का अलग संगठन, तो वो श्रेणी। ठीक है, तो अलग अलग ही थी, ये संयुक्त नहीं थी। करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। दूसरा वाला भी सही है, ये श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। तो सही पूछा है, सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो सी हो जाना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, सी है इसका आंसर। तो प्राचीन नगरों में शिल्पकार और व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणियां या श्रेणी कहते थे। देखिए, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम क्या था? प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना और तैयार माल का वितरण करना। जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार संचालन का काम करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग जो है पैसे जमा रखते थे। तो सही है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। नंबर 52 है, अरिकामेडु नामक प्राचीन पत्तन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है ये? बंगाल में तो नहीं है। पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कहाँ पर है? पौंडीचेरी में, ऑप्शन नंबर सी। तो अरिकामेडु पौंडीचेरी में अवस्थित है। ठीक है, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडु एक पत्तन था, पोर्ट था या बंदरगाह था। और यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, जो संभवतः गोदाम रहा हो। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ जाइए। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग किया जाता था? कौन सी लिपि का? ब्राह्मी लिपि का। तो प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख जो है मिले हैं, और इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है, इन अभिलेखों को जो मिले हैं। नंबर 54 पर आ जाइए। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? जैन अनुयायी, बौद्ध अनुयायी, विदेशी यात्री, दरबारी कवि। बौद्ध भिक्षु या बौद्ध अनुयायी? तो जातक कथाएं वे कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थीं, और इनका संकलन जो है बौद्ध भिक्षुओं द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले आए इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन, उसके बाद आए पहलव, उसके बाद आए नहीं, ये नहीं है। सबसे पहले आए हिंद यवन, उसके बाद आए शक, शक के बाद आए पहलव, और सबसे अंत में आए कुषाण। ठीक है, सी है इसका आंसर। हिंद यवन, शक, पहलव, कुषाण। तो मौर्यों के बाद अनेक विदेशी शासक हुए, जिनमें हिंद यवन पहले थे, शक दूसरे थे। शकों के बाद आए हिंद पार्थियन या पहलव, और अंत में आए कुषाण। ठीक है, कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। कनिष्क का नाम याद आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 56 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे, ये क्या है? अरिकामेडु, बेरीगाजा और मसूलीपत्तनम और मुजिरिम उपरोक्त में से कौन से प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पत्तन थे, पोर्ट थे?
कौन कौन है इसमें प्राचीन काल में महत्वपूर्ण पत्तन? मुजिरिम है, मसूलीपट्टनम है। तो तीसरा चौथा है क्या ऑप्शन में? क्योंकि बेरी गाजा भी है और अरिकामेडु भी, सारे के सारे हैं ये। थ्री लिख देते हैं यहाँ पर और 4 लिख देते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है, डी है इसका आंसर। तो देखिए अरिकामेडु हो गया, बेरी गाजा हो गया, मसूलीपट्टनम हो गया, मुजिरिम हो गया, सभी प्राचीन काल के महत्वपूर्ण पत्तन थे, पोर्ट थे। और भारत में व्यापार के संदर्भ में दक्षिण भारत के पत्तन जो है काली मिर्च के लिए और अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे ये। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाइए। अशोक के संबंध में ये प्रश्न है और प्रश्न कहता है कि अपनी प्रजा के लिए अशोक के द्वारा दिए गए संदेशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथन है, उन पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही है। ठीक है, देखिए अशोक का मानना था कि विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले जो अनुष्ठान होते हैं, जो कर्मकांड होते हैं, वो किसी काम के नहीं है, व्यर्थ हैं, ऐसा मानता था अशोक। अशोक ने कर्मकांड के स्थान पर दूसरी रीतियां बताई। ये रीतियां कौन कौन सी थी? अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। ये ऐसी बातें हैं कि पढ़ते ही लग रही हैं करेक्ट, कोई खामी तो इसमें है नहीं। तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट सही है और पहला वाला भी सही है, तो सी है इसका आंसर। तो देखिए अशोक ने बच्चों के जन्म पर, ठीक है, यात्रा शुरू करने, विवाह आदि के अवसरों पर किए जाने वाले जो अनुष्ठान थे, जो कर्मकांड थे, ठीक है, उनके स्थान पर मानवता का संदेश जो है अपनी प्रजा को दिया अशोक ने। जीवों पर दया करना, ठीक है, ब्राह्मणों व श्रमणों को दान देना, दासों व नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, इनमें शामिल था। नंबर 58 पर आ जाइए। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां पिछले सैकड़ों वर्षों में निम्नलिखित में से किस लिपि से उत्पन्न हुई हैं? ब्राह्मी लिपि से। तो आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियां देवनागरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम, ये सभी की सभी ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पर आ जाइए। धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया, उनके संदर्भ में निम्नलिखित कुछ कथन है, इन कथनों को पढ़ना है, बताना कि कौन कौन सा इसमें सही है। ठीक है, धम्म के प्रचार के लिए अशोक ने जिन साधनों का प्रयोग किया। पहला कथन है, अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवाए। ठीक है, उसने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे राजा के संदेशों को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। और तीसरा है, अशोक ने धम्म के विचारों को प्रशासित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में भी दूत भेजे। कौन कौन सी बातें सही हैं इसमें? अशोक के धम्म प्रचार के लिए कौन कौन सी बातें सही हैं? क्या क्या किया अशोक ने? ये सब किया। ठीक है, ये सारे काम किए, तो डी है इसका आंसर 1 2 3। तो अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए जो है उपरोक्त सभी कदम उठाए, तो तीनों के तीनों उत्तर सही हैं, विकल्प कथन। क्वेश्चन नंबर 60 पर आ जाइए। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? बताइए। धम्माधिकारी, धम्म गुरु, धम्म महामात्य या फिर धम्म अमात्य? इनको कहा जाता था धम्म महामात्य। तो अशोक द्वारा धम्म की शिक्षा देने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारी धम्म महामात्य कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 61 पर आ जाइए। कलिंग युद्ध में जो है हुआ क्या? जनमानस की बहुत हानि हो गई। इससे दुखी होकर अशोक ने धम्म का पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया और धम्म के संदर्भ में उसके विचार निम्नलिखित हैं। दो हैं, दो में से बताइए कौन सा सही है। देखिए, अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। वह चाहता था कि उसके बाद उसके बेटे और पोते भी युद्ध ना करें, इसके बदले में वे जो है धम्म की अभिवृद्धि में योगदान करें। बिल्कुल करेक्ट है, ऐसी चाहता था वो। ठीक है, अशोक का मानना था कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय प्राप्त करने से कहीं ज़्यादा अच्छा है, तो सी है इसका आंसर। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये।
कलिंग युद्ध में जिसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में धम्म के विषय में जो है अशोक ने कहा है कि मैं मानता हूं कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय प्राप्त करने से ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। और मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ ताकि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी जो है युद्ध ना करें। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। धम्म जो है वो संस्कृत के शब्द धर्म शब्द का प्राकृत रूप है। ये नंबर है जिस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी सिविल सेवा से रिलेटेड कुछ भी जानकारी और पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 62 पर आ जाइए। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, फिर तीसरा बताने के इनमें से कौन सा सही है। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ठीक है, अभिलेखों के द्वारा या शिलालेखों के द्वारा अपने। अशोक के ज़्यादातर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं और अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। बिल्कुल, अशोक के 13वें शिलालेख में ही कलिंग युद्ध का वर्णन अलग से प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है, बहुत पूछा जाता है। फिलहाल ये तीनों तीनों बातें सत्य हैं, तीनों की तीनों बातें सत्य हैं। डी है इसका आंसर। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं और लिपि है उनकी ब्राह्मी। और कलिंग की बात करें तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने अपने 13वें अभिलेख में या शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। उसने कहा है कि राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए और 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे जो है अपार दुख है। ठीक है, कलिंग युद्ध पर अपार दुख है उसको। नंबर 63 पर आ जाइए। अर्थशास्त्र में किसके विचार हैं? तो अर्थशास्त्र जिसने लिखी होगी उसी में उसके विचार होंगे। कौटिल्य ने लिखी है। ठीक है, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, अर्थशास्त्र में कौटिल्य के विचार हैं और अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का ही अन्य नाम चाणक्य था और उसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। ये फ्री टेलीग्राम है यूपीएससी सिविल सर्विसेज का। ठीक है, सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक है। इस पर फ्री क्विज आते हैं डेली के 5, 10, 15, उनको जरूर प्रैक्टिस किया कीजिए डेली। नंबर 64 पर आ जाइए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे या कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौटिल्य के साम्राज्य स्थापना में चंद्रगुप्त की सहायता की थी। कौटिल्य ने या चाणक्य ने या विष्णुगुप्त ने साम्राज्य स्थापना में जो है चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। 65वां प्रश्न है। चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्या नाम है उसका? उसका नाम क्या है? मेगस्थनीज या डाइमेकस डिमेकस? उसका नाम था मेगस्थनीज। तो मेगस्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, ए होना चाहिए ना आंसर। बी प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे हुई? अब देखिए, डाइमेकस या डिमेकस की बात करें तो बिंदुसार के समय भारत आया वो। और फाहियान जो है ऑप्शन में सी वाला ऑप्शन, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में भारत आया। और ह्वेनसांग की बात करें तो हर्षवर्धन के काल में भारत आया। 66वां प्रश्न है। मौर्यकालीन प्रशासन में कर और नजराना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस कर की बात करेंगे फिर नजराने की बात करेंगे। कर जो है अनियमित ढंग से एकत्र किए जाते थे और नजराना राज्य द्वारा नियमित रूप से लिया जाता था। कौन सा सही है इसमें? देखिए, उल्टा लिख रखा है, दोनों गलत हैं। तो डी इसका आंसर होगा। जो नियमित रूप से लिया जाता था वो कर था। ठीक है, और जो अनियमित ढंग से वसूल किया जाता था वो था नजराना। तो डी है इसका आंसर, क्योंकि दोनों के दोनों गलत है। ये कर जो है वो नियमित ढंग से इकट्ठा किए जाते थे, जबकि नजराने की बात करें तो अनियमित रूप से जब भी संभव हो जो है इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने जो है विविध चीज़ों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बलपूर्वक ले रहे हैं नजराने को। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करेंगे। क्या है ये? मनसेहरा, सहबाजगढ़ी, कालसी, टोपरा, लुम्बिनी। उपरोक्त में से किस या किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं? तो यूके पीसीएस का बड़ा फेवरेट है ये। कालसी देहरादून एकमात्र उत्तराखंड में पूरे जो इसका शिलालेख है कालसी में। तो ये तो है।
अब जहाँ जहाँ 3 होगा उसको हमको पकड़ के रखना, वरना एलिमिनेट कर दीजिए। वैसे 3 तो सब में ही है, तो इनमें से चारों में से कुछ भी आंसर हो सकता है। मनसेहरा से भी मिला, शहबाजगढ़ी से भी मिला, कालसी से भी मिला। 1 2 3 कर दें? है ही नहीं 1 2 3। टोपरा से भी मिला, लुम्बरी से भी मिला, तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा इसका आंसर डी। तो अशोक के शिलालेख जो है कंधार से, लंपक से, मनसेहरा से, शहबाजगढ़ी से, कालसी से, टोपरा से, मेरठ से, बहापुर यानी दिल्ली में, लुम्बिनी से, रामपुरवा से, लोरिया से, अरराज से, गुज्जर से, सारनाथ से, कौशाम्बी से, रूपनाथ से, सांची से, पनगुरिया से, गिरनार से, जौगढ़ से यानी कलिंग से, सोपरा से, सन्नाती से, मस्की से, येरागुडी और ब्रह्मगिरी, इन सभी से जो है प्राप्त हुए हैं। अब इन्हीं स्थानों में अपने अपने स्टेट पीसीएस वाले पकड़ पकड़ के पूछ लेते हैं, ठीक है। नंबर 68 पर आ जाइए। मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? देखिए, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, ये मौर्य साम्राज्य के प्रमुख नगर थे, और इन नगरों में जो पाटलिपुत्र है वो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। उज्जैन, तक्षशिला और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे, और तक्षशिला जो है उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। नंबर 69 पर आ जाइए। मौर्य वंश में जो है 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, इन राजाओं का सही वंशानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन है सबसे पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। डी है इसका आंसर। तो मौर्य साम्राज्य के 3 महत्वपूर्ण राजाओं का वंशानुक्रम निम्नलिखित है। सबसे पहले चंद्रगुप्त, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था, तथा बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 70 पर आ जाइए। चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निम्नलिखित में से क्या था? अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की है, मालविकाग्निमित्रम कालिदास की है, अष्टाध्यायी पाणिनि की है, तो अर्थशास्त्र हो गई कौटिल्य की रचना या चाणक्य की रचना या विष्णुगुप्त की रचना, तो बी है इसका आंसर। तो कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त, ये तीनों जो है एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना की, पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये कालिदास की रचनाएं हैं। और चारों की चारों बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम। तो ये जो है 20 क्वेश्चन थे 6 क्लास की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री की, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट में जो है 71 से 80 तक जाएंगे। धन्यवाद।